हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोकेम क्लासेस ऑनलाइन। दिस इज कुलदीप शर्मा। हम इस वीडियो में आज चैप्टर इवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी में जितने भी कंसेप्ट है इवोल्यूशन के वो हम डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर में आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ वगैरह वगैरह, डार्विनिज्म थ्योरी, लेमार्किज्म, हार्डी-न्यूमैन प्रिंसिपल एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वगैरह वगैरह सब डिस्कस करेंगे इसमें। और इवोल्यूशन चैप्टर क्लास 12 का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें नीट वगैरह में वगैरह 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो इवोल्यूशन चैप्टर को, इवोल्यूशन को हम हिंदी में उद्विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्विकास यानी क्रमिक विकास, यानी एक सीक्वेंस में कोई चीज डेवलप हो हम उसे इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन को हिंदी में उद्विकास बोलते हैं। उद्विकास का मीनिंग एक क्रमगत विकास, एक सीक्वेंस में कोई चीज का डेवलपमेंट हो उसे हम इवोल्यूशन समझते हैं। इवोल्यूशन टर्म था हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। अब हम समझते हैं कि उन्होंने इवोल्यूशन का मीनिंग क्या बताया। इवोल्यूशन मीन्स अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग यानी कोई करेक्टर है, कोई स्पीसीज में कोई करेक्टर है, वो कोई कंडीशन ऐसी आई, उस स्पीसीज ने कोई नया करेक्टर अनफोल्ड कर दिया तो हम बोलेंगे उसमें इवोल्यूशन हो गया। या कोई सक्सेसिव चेंज हो तो इवोल्यूशन बोलेंगे, या कोई चेंज इन ऑर्डर में दिखे तो इवोल्यूशन बोल देंगे। कोई टू रिवेल हिडन पोटेंशियल, कोई छुपी हुई क्षमता प्रकट हो गई तो हम उसे बोलेंगे इवोल्यूशन, कि उस चीज में इवोल्यूशन इवॉल्व हो गई वो चीज। तो इवोल्यूशन का सिंपली मीनिंग है अनफोल्डिंग सक्सेसिव चेंज, चेंज इन ऑर्डर टू रिवेल हिडन पोटेंशियल। ये हमने इवोल्यूशन का मीनिंग देखा। हम इस चैप्टर में इवोल्यूशन को 3 पार्ट्स में लेके चलेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, सॉरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एंड सेकंड पार्ट लेके चलेंगे ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, एंड थर्ड पार्ट में बात करेंगे अपन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ। एक लाइफ से डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ जो आज हम देख रहे हैं, डिफरेंट स्पीसीज। जब स्टार्टिंग में इस अर्थ पे फर्स्ट लाइफ बनी थी, फर्स्ट सेल बनी थी, उससे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आज हमें देखने को मिल रहे हैं, वो कैसे फॉर्म हुए फिर हम वो देखेंगे। उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में आते हैं। और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स आता है कॉस्मिक इवोल्यूशन में, और ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ को पढ़ेंगे अपन केमिकल इवोल्यूशन के अंदर, जैसे हम डिस्कस करते रहे हैं। यहां हम इवोल्यूशन को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। origin of universe, origin of first life, फिर पढ़ेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ, और इसको बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट लाइफ। सही है। अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को हम बोलते हैं
कॉस्मिक इवोल्यूशन। ओरिजिन विनोड का हम डिस्कस करेंगे कॉस्मिक इवोल्यूशन के अंदर, और ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ को बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन के अंदर में आती है। एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर जो अपन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंस होंगे, और जो आगे जो भी चीज चलेगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एनालोगस क्रोमोसोम वगैरह सभी एविडेंस है, सब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर में आते हैं। ये देख लिया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में एक टर्म दे रखा है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी होती क्या है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मीनिंग है कि अर्थ के ऊपर एक मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या चेंज हुआ है फ्लोरा और फूना के अंदर, उसकी जो लाइफ हिस्ट्री की स्टडी होती है हम उसे बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो में हमारे अर्थ के ऊपर फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फूना मतलब एनिमल्स, क्या क्या चेंजेस आए प्लांट्स और एनिमल्स में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो की टाइम पीरियड के दौरान, उसमें जो भी लाइफ हिस्ट्री में जो जो चेंजेस आते हैं उसे हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इसका मीनिंग क्या हुआ? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर जो लाइफ फॉर्म्स है उनकी हिस्ट्री क्या है उसकी स्टडी को अपने बोला इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये देख लिया। और एक टर्म और डिस्कस कर रखा है एनसीईआरटी के अंदर, उसे हम बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेलर डिस्टेंसेस, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है? स्टेलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द हेवनली बॉडीज। जो हेवनली बॉडीज होती है अपने प्लैनेट्स, स्टार्स, सन वगैरह, इन्हें बोलते हैं हेवनली बॉडीज। इनके बीच के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बीच की दूरी मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस किलोमीटर के बीच में होती है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस। और इसकी स्टेलर डिस्टेंस को अपन मेजर करते हैं लाइट ईयर में। लाइट ईयर एक यूनिट होती है डिस्टेंस की। लाइट जैसे किलोमीटर यूनिट होती है डिस्टेंस, इसलिए लाइट ईयर यूनिट होती है डिस्टेंस की। तो जैसे जब डिस्टेंस किलोमीटर्स में ना नाप के बिलियंस किलोमीटर, ट्रिलियंस किलोमीटर में उसे मेजर करते हैं, तब हम उसे किलोमीटर ना मेजर करते हुए अपन उसे लाइट ईयर में मेजर करते हैं। तो स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स, स्टार्स एंड सन इज नोन एज स्टेलर डिस्टेंस। इट इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। लाइट ईयर इज a unit of distance which is measured for length। अब लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर को कैसे डिफाइन करेंगे? लाइट ईयर को अपन इस प्रकार डिफाइन करेंगे, कोई वैक्यूम के अंदर, किसी वैक्यूम के अंदर एक साल तक लाइट कितना ट्रेवल की, जितना ट्रेवल करती है उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। आई बात समझ में? जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर। जैसे कोई वैक्यूम है, उस एक साल तक, 1 ईयर तक, कोई जैसे लाइट है, ये एक साल तक कितना ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, वो किसके इक्वल होगा? 1 लाइट ईयर के। 1 लाइट ईयर के वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सही बात। वेलोसिटी हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और टाइम हमें पता है 1 ईयर हो गया। अब कितना डिस्टेंस करेगी उसे बोलेंगे 1 लाइट ईयर। एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी 1 लाइट ईयर,
वो अप्रोक्सली किलोमीटर में देखे 1 लाइट ईयर को, तो 1 लाइट ईयर को अपन किलोमीटर में देखें तो 6 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6 ट्रिलियन किलोमीटर के इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेलर डिस्टेंस इज मेजर इन लाइट ईयर। स्टेलर डिस्टेंस मेजर इन लाइट ईयर, एक मिनट, स्टेलर डिस्टेंस मेजर इन लाइट ईयर स्टेलर डिस्टेंस मेजर होता है लाइट ईयर में, सही है। और 1 लाइट ईयर क्या होता है? ए लाइट ईयर is a distance that is light travels in vacuum for 1 year। एक लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर का मीनिंग क्या है? एक लाइट ईयर डिस्टेंस होती है, लाइट वो डिस्टेंस होती है इसमें लाइट वैक्यूम के अंदर 1 ईयर तक ट्रेवल करती है। तो कितना डिस्टेंस आता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6 ट्रिलियन किलोमीटर। ये हमने देखा। जैसे अपन किसी सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, वो कैसे दिखता है? वो ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट होती है, वो लाइट हमारी आंखों तक आती है और सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट हमें दिखते हैं, क्योंकि ये हमारे पास में होते हैं। तो यहीं से लाइट ट्रेवल करने में कम टाइम लगता है। कम टाइम क्यों लगता है? क्योंकि डिस्टेंस हमारे में और सराउंडिंग ऑब्जेक्ट में कम होती है, इसलिए हमें ये तुरंत ही दिख जाते हैं। लेकिन जब मून से, स्टार्स से वगैरह जब से लाइट वहां से इमिट होती है, वो हमारी आंखों तक आती है, तो उनका और हमारा डिस्टेंस काफी ट्रिलियंस बिलियंस किलोमीटर के बीच में है। तो वहां से लाइट को हमारी आंखों तक आने में टाइम लगता है। वह टाइम क्यों लगता है? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। जब जैसे कोई वहां से वहां तक आने में अपन कई सालों लग जाती है लाइट को। जब तक लाइट हमारी आंखों तक आती है, फिर हमें वो स्टार, वो मून दिखता है। और मून दिखता है तो यानी वो, मान लो पहले जैसे उसने 2 साल पहले लाइट इमिट की, 2 साल बाद में हमारी आंखों में लाइट आई और 2 साल बाद में वो स्टार दिख रहा है, तब तो मान लो वो स्टार वहां से गायब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो स्टार हमें जो प्रेजेंट मोमेंट में जैसा स्टार है वैसा नहीं दिखेगा। वो स्टार जो पहले पास्ट में था 2 साल पहले, वैसा स्टार दिखेगा। तो हम जब रात को स्टार्स देखते हैं तो हम ये बोलते हैं पीपिंग इनटू द पास्ट। जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं पीपिंग इनटू द पास्ट, हम भूतकाल में झांकते हैं, या लुकिंग बैक टुवर्ड्स इन द टाइम। क्या बोलते हैं? लुकिंग बैक टुवर्ड्स इन द टाइम, ऐसे भी बोलते हैं। जब हम स्टार्स को देखते हैं क्या बोलते हैं कि लुकिंग बैक टुवर्ड्स इन द टाइम या पीपिंग इनटू द पास्ट, हम ये बोलते हैं जब स्टार्स को हम देखते हैं। ये वो बात हो गई स्टार्स की। ये थोड़ी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए हमने बता दिया कि स्टार्स वगैरह को किस प्रकार से अपन क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। वो हमारे एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ था, वो हमने बोल दिया। लुकिंग इन द टाइम, लुकिंग बैक इन द टाइम और पीपिंग इनटू द पास्ट, ये हमारे एनसीईआरटी में कुछ बात थी, वो हमने बता दी। आप इसे नोट कर लीजिए और आप इवोल्यूशन की एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी भी साथ के साथ पढ़ते रहिए, उनसे आपको पता रहेगा क्या क्या कंसेप्ट, क्या क्या टॉपिक चल रहा है। वैसे तो हम आपको सब चीज डिस्कस करेंगे, लाइन टू लाइन, एक एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का हम यही डिस्कस कर देंगे आपको, तो आपके समझने के लिए अच्छा होगा। और एनसीईआरटी में थोड़ा क्या कंडेंस फॉर्म में दिया होगा, लेकिन हम उसको एलिब्रेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी की लाइन से आपको समझ में आ सके। जहां आपको ज्यादा लगे वहां समझ लेना कि वो आपको थोड़ा समझाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, सही है।
तो हमने बोला लुकिंग बैक इन द टाइम और पेपिंग इनटू द पास्ट, जब हम रात में स्टार्स वगैरह को देखते हैं तो ये होता है। तो अब हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को स्टार्ट करेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हम इवोल्यूशन में फर्स्ट लेके चलेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। लेकिन हमें समझना चाहिए कि यूनिवर्स होता क्या है, क्या चीज, व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज यूनिवर्स। सबसे पहले ये चीज आपके दिमाग में, यूनिवर्स होता क्या है। जब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ तब की बात बता रहा हूं। जब यूनिवर्स नहीं बना था तब ये कोई स्पेस टाइम वगैरह कुछ नहीं होता था। जो आज स्पेस दिख रही वो भी नहीं थी, ना कोई टाइम था। ये सब एक छोटे से बिंदु, एक छोटे से चावल के दाने के समान एक पार्टिकल था, उसमें था ये सब, स्पेस वगैरह सब उसके अंदर थी। आज जो भी चीज दिख रही है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड वगैरह सब चीज उस चावल से दाने में था। और इसमें ह्यूज एक्सप्लोजन होने की वजह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। ये हम बिग बैंग थ्योरी में देखेंगे आगे। तो यूनिवर्स होता है, देखो यूनिवर्स बोलते हैं हम, यूनिवर्स किसे कहते हैं, यूनिवर्स मतलब बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से बना होता है। यूनिवर्स में कहते हैं बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स किससे बना होता है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से। और ऑन एन अप्रॉक्स 20 बिलियंस ईयर ओल्ड है हमारा यूनिवर्स। दो चीज ध्यान रखिए, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी से यूनिवर्स फॉर्म है और 20 बिलियंस ईयर्स अगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। और ऑन एन एवरेज एक गैलेक्सी के अंदर 10 बिलियन सोलर सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है ना, एक गैलेक्सी के अंदर 10 बिलियन सोलर सिस्टम होते हैं। जैसे अपना सोलर सिस्टम है, सन है, अर्थ है, और भी प्लैनेट्स हैं, मून अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है, अपनी अर्थ सन के रिवॉल्व करिए, एक अपना एक सोलर सिस्टम है। ऐसे एक गैलेक्सी के अंदर 10 बिलियन सोलर सिस्टम होते हैं। आई बात समझ में। और एक सोलर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, एक सोलर सिस्टम में सन, स्टार, प्लैनेट्स। आई बात समझ में। क्या होता है, सैटेलाइट्स, मेटेरॉइड्स, आई बात समझ में कि व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स 20 साल पहले फॉर्म हुआ, बिलियंस ऑफ गैलेक्सी से बनकर अपना यूनिवर्स बनता है। एक गैलेक्सी के अंदर 10 ऑन एन एवरेज, ये साइंटिस्टों का कैलकुलेशन है, 10 बिलियन सोलर सिस्टम होते हैं। एक सोलर सिस्टम में सन, स्टार, मेटेरॉइड, प्लैनेट्स और सैटेलाइट से एक सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। अपना जिस गैलेक्सी के अंदर अपना सोलर सिस्टम है, जिस गैलेक्सी के अंदर अपना सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी को अपन बोलते हैं, उस गैलेक्सी को क्या बोलते हैं अपन, मिल्की वे और आकाश गंगा। जिस गैलेक्सी के अंदर अपना सोलर सिस्टम है, आकाश गंगा गैलेक्सी है, मिल्की वे बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। ये चीज हमने देख ली कि जिस गैलेक्सी के अंदर अपना सोलर सिस्टम है,
उस गैलेक्सी को मिल्की वे और आकाशगंगा बोलते हैं। ये देख लीजिए, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। एक कंसेप्ट और बता देता हूं आपको, 1 बिलियन इक्वल टू कितने होते हैं? 100 करोड़। 100 करोड़ होते हैं। कितने होते हैं? 100 करोड़। ये थोड़ा मैं रब कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ और 1 मिलियन मतलब 10 लाख। पता है नहीं पता? 1 मिलियन मतलब 10 लाख और 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। तो 1 बिलियन में हाउ मच मिलियंस? देखो कैलकुलेट कर लो, 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। तो 1 करोड़ में कितने लाख होंगे? 10 लाख। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे? 10 10 10 10 10 10 बार करेंगे तो 1 करोड़ बनेगा, तो यानी 10 मिलियन। 1 करोड़ में 10 मिलियन। देखो 1 करोड़ में 10 मिलियन होंगे और 100 मिलियंस में, 100 करोड़ में 1000 मिलियन। सही बात है। तो 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है, तो बोल सकते हैं 1 बिलियन इक्वल टू 1000 मिलियन। है बात समझ में? क्योंकि 100 करोड़ के अंदर होता है 1000 मिलियन, तो 1 बिलियन का मतलब होगा 1000 मिलियन। देख लीजिए आप, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नोट कर लीजिए, एक बार आप कर दें। चलो कर देते हैं। तो देखो, यूनिवर्स को, गैलेक्सीज को कैसे एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बात करें तो देखो आप, उन्होंने बोला है ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज comprise the universe. Huge cluster of galaxies comprise the universe. यानी huge cluster of galaxies universe को फॉर्म करती है। हमने बोल दिया billions of galaxies form the universe and the galaxies contains stars. गैलेक्सीज को डिफाइन करती है स्टार्स। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड clouds of gaseous and dust। आई समझ में? गैलेक्सीज को कैसे डिफाइन किया उन्होंने? गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। वही बात है, सोलर सिस्टम वगैरह को सब कुछ उन्होंने स्टार मान लिया और गैसेस क्लाउड वगैरह जो न्यूली शुरू में फॉर्म हुई थी उस बेसिस पे इन्होंने बताया। जैसे शुरू में गैलेक्सी फॉर्म हुई थी वो इस फॉर्म में थी, तो उस फॉर्म में बताया इन्होंने। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। जैसे अपन कंपैरिजन करें यूनिवर्स में, यूनिवर्स का एज कंपेयर टू अर्थ, अपनी अर्थ कितनी होगी अगर यूनिवर्स कितना बड़ा है। तो अगर मान लो यूनिवर्स बहुत बड़ा है तो हमारी अर्थ एक बिंदु के समान, एक धब्बे के समान, स्पैक। एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया स्पैक, धब्बा। एक स्पैक के समान होगा, एक डॉट के समान। यूनिवर्स कितना बड़ा है, अब देख लीजिए आप यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। अपनी अर्थ कितनी बड़ी है आप समझ सकते हो अपने लिए। तो यूनिवर्स के कंपैरिजन में अर्थ कितनी सी, एक पॉइंट के समान, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। आई बात समझ में? ये चीज हमने देख ली। आई बात समझ में कि गैलेक्सीज वगैरह, क्योंकि लैंग्वेज क्या एग्जाम में कभी डायरेक्ट लैंग्वेज उठ के आ जाती है, तो लैंग्वेज का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि पेपर होता है जो नीट के अंदर एनसीईआरटी में आता है,
डायरेक्ट लैंग्वेज उठ के आती है एनसीईआरटी, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बायोलॉजी का एक सिंपल सा फंडा है, आप एनसीईआरटी नहीं के लिए एनसीईआरटी पढ़िए और साथ में जो टीचर कंसेप्ट बताएं आपको, जो टीचर पढ़ाए उससे पढ़िए और एनसीईआरटी, उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आता। और लास्ट ईयर के आप पेपर कर लीजिए, एम्स के लास्ट ईयर एम्स के, नीट के हो गए वगैरह, जो पेपर मिले आप उनको सॉल्व कर लीजिए, फिर अपना काम हो जाएगा। देखिए हमने बोला था इवोल्यूशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, कॉस्मिक इवोल्यूशन, कॉस्मिक इवोल्यूशन, सेकंड वन इज केमिकल इवोल्यूशन, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन पढ़ेंगे वो मैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ज्यादा पढ़ेंगे, कम एविडेंस वगैरह ये सब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर आते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वगैरह ये सब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर ही आते हैं। तो कॉस्मिक इवोल्यूशन में क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड सैटेलाइट्स, दैट इज अपन बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स होता है बात समझ। द फॉर्मेशन ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन पूछ ले आप तो क्या बोलेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड सैटेलाइट्स, कॉस्मिक इवोल्यूशन से बोलते हैं। इनके फॉर्मेशन होता है उसे हम कॉस्मिक इवोल्यूशन बोलते हैं। दैट इज का फाइनल मीनिंग पूछे फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की बात करेंगे अब, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की हम बात करेंगे। अब केमिकल इवोल्यूशन की बात करें तो केमिकल इवोल्यूशन बोलेंगे इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, इसको एक बार अब कर देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, कर दें। तो केमिकल इवोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। जब फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुई थी सबसे पहले माइक्रोमोलिक्यूल्स बने थे, माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स CU, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ। ये सब आता है केमिकल इवोल्यूशन के अंदर। आई बात समझ में? केमिकल इवोल्यूशन किसे बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल, सबसे पहले माइक्रोमोलिक्यूल्स को फॉर्मेशन हुआ, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स का, फिर फर्स्ट लाइफ अर्थ पे फॉर्म हुई, हम उसे बोलेंगे केमिकल इवोल्यूशन। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात बोलेंगे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में आएगा डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ into diversification of first life into different forms of life, different forms of life। देखिए इसको हम समझते हैं। ऑर्गेनिक जब अपनी अर्थ पे फर्स्ट लाइफ बनी तब वो फर्स्ट लाइफ थी। आज हम देख रहे हैं डिफरेंट स्पीसीज को देख रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को देख रहे हैं। वो उस फर्स्ट लाइफ से कैसे बनी उसको अपन समझेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। आई बात समझ में? कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ्स आर कम अंडर इन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉस्मिक इवोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। कॉस्मिक इवोल्यूशन में 2 थ्योरी को पढ़ेंगे, बिग बैंग हाइपोथेसिस जो
फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स यानी गैलेक्सीज के बारे में बताएगा, और नेबुला हाइपोथेसिस जो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो हम दोनों लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, हम उन्हें देखेंगे। और फिर हम आएंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में, कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में आएंगे, उसमें एविडेंस वगैरह काफी चीजें हम देखेंगे। फॉसिल से एविडेंस देखेंगे, कई चीज ज्योग्राफिकल वगैरह सब हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में देखेंगे। तो हम धीरे धीरे करके इस चैप्टर को हम पूरा कवर करेंगे, पूरा बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, नीट के लेवल तक की कवर करेंगे। शानदार मजा आएगा, एक एक कंसेप्ट उठा के देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।